कर्नाटक और हरियाणा के बाद अब गुजरात से भी H3N2 के एक मामले में मौत की पुष्टि हो चुकी है। और आपने भी ये गौर किया होगा, आप किसी को भी फोन करते हैं या किसी से बात करते हैं तो मालूम चलता है उन्हें बुखार था, है या उनके घर में कोई बीमार पड़ा है। कोरोना की त्रासदी झेल चुके इस देश में अगर 15-15 दिन तक लोग सर्दी खांसी से बीमार हैं, तो क्या ये किसी खतरे की आशंका है? डॉक्टर आशीष, इन्हीं लक्षणों के साथ सारे मरीज आ रहे हैं आपके पास और दिन में लगभग कितने आ रहे हैं, जिससे मामले की गंभीरता का मालूम अंदाजा आपको लग रहा होगा, क्योंकि कोविड भी आप देख ही चुके हैं। देखिए, जो इस बार जो वायरस H3N2 का है, ये अपर रेस्पिरेटरी के इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, मतलब नाक में सर्दी कर रहा है, नाक से पानी आना है। जब ये पानी अंदर जी। जमा होता है तो हेडेक हो रहा है, लोगों को चक्कर आ रहा है इसके अंदर। और जो वायरल के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर आना, मसल्स में पेन होना, सोर थ्रोट होना, ये फीचर अर्ली स्टेजेस में आ रहे हैं। उसके बाद लोगों को खांसी लंबे समय तक इन्वॉल्व कर रही है, हेडेक लंबे समय तक इन्वॉल्व कर रही है। तो जो अर्ली स्टेजेस में है उसमें तो आपको कोविड से अलग कर पाना मुश्किल है, मगर 2 से 3 दिन में ही ये जो सिम्टम्स होते हैं ये केवल अपर रेस्पिरेटरी हो जाते हैं, जिससे हम बड़े आसानी से कोविड से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस बार एक बड़ा स्पेसिफिक है कि लोगों को डायरिया के साथ प्रेजेंटेशन हो रहा है, क्योंकि होली भी गई, लोगों ने बाहर का भी बहुत खाया। तो इस बार जी। देख रहे हैं जैसे कि जिन्होंने ज्यादा बाहर खाया तो डायरिया है। ये डायरिया में भी इसमें इस वायरस का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो जो कि कोविड में थोड़ा कम होता था। तो कुल मिला के सिम्टम्स वही होते हैं और सब, इसमें घबराने की कोई बात ही ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बंदे जो रिस्क फैक्टर्स है, मतलब जो पेशेंट जो हमारे जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, जो कार्डिक पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जिनकी संभावता रूप से जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, डायबिटीज जो कि अनकंट्रोल्ड है, या जो छोटे बच्चे हैं, उनमें क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा कर सकता है और उनमें ही ये ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एक अच्छी बात यह है कि जो हम लोग वैक्सीन लगाते हैं क्वाड्रीवैलेंट, आपने देखा होगा कोविड की तो जी। वैक्सीन बनी थी, पर जो हम आजकल नई क्वाड्रीवैलेंट जो वैक्सीन नया स्ट्रेन है, उसमें H3N2 के अगेंस्ट में स्ट्रेन है। तो घबराने की बात नहीं ना। इनिशियली हमने देखा थोड़े आईसीयू में एडमिशंस बढ़े, नो डाउट, वो तो क्योंकि हर बार इस मौसम में थोड़े बढ़ते हैं, जो सिक पेशेंट्स हैं उनमें दिक्कत होती है। और इस पर जो डेथ्स भी हुई हैं वो इसके कारण नहीं हुई है, उनको ऑलरेडी देखिए, एक पेशेंट को कैंसर था, एक पेशेंट किडनी का था, एक बहुत ओल्ड पेशेंट था। जो डेथ भी हो रही है वो जो कि एट रिस्क पेशेंट है, जिसके अंदर इसने थोड़ा सा डिजीज को बढ़ाया और दिक्कत हुई है। तो घबराने की या पैनिक होने की कोई इसमें बात नहीं लग रही है। जी। डॉक्टर आशीष, आप बात कह रहे थे कि इम्यूनिटी जिन लोगों की वीक है, लेकिन हम कोविड देख चुके हैं, झेल चुके हैं, और कोविड के बाद भी हमने देखा है जो लोग कोविड के शिकार हुए, जो पॉजिटिव रहे, उनकी बॉडी में भी तमाम तरह के चेंजेस आए हैं और हम लगातार पिछले दिनों घटनाएं देख रहे हैं, केसेस बढ़े हैं हार्ट अटैक के भी। तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लंग्स इन्फेक्टेड थे, उनको सांस लेने में एक लंबे वक्त तक प्रॉब्लम होती रही है। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि किसकी इम्यूनिटी वीक है या किसकी नहीं है? देखिए, अगर हम एक जनरल रूल को फॉलो करें तो इम्यूनिटी वीक कहने का मतलब होता है कि कभी कोई जब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी जो उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन प्रोड्यूस करती है वो कितना कारगर है, कितना कारगर नहीं है। तो जो पेशेंट जो एट रिस्क पेशेंट होते हैं, जो एस्थमेटिक सीओपीडी या जो भी कार्डियक या नेफ्रो के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जो ये रिस्पॉन्स होता है जो जो डिफरेंट एलर्जेंस का, या जो ऑर्गेनिज्म ऊपर से हम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हिट कर रहे हैं उस पर, वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा छीड़ हो जाता है। इम्यूनिटी एक बहुत व्यापक शब्द है। इम्यूनिटी यूजुअली तो इम्यूनिटी हम लोग के बॉडी में 5 से 7 तक बन जाती है, उसके बाद इम्यूनिटी का कुछ नहीं होता। जो इम्यून सेल्स होते हैं उनके रिएक्शन से ही हम लोग की बॉडी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लड़ती है। एक प्रॉब्लम जो H3N2 में, H3N2 कोई नया वायरस नहीं ना, आपको पता, हांगकांग में जो 1989 में जब ये आया था वायरस, तब यही वायरस था जिसने बहुत परेशान किया था। ये वायरस हमारे जो डिफरेंट स्ट्रेन में हर समय हमारे साथ रहता है। चूंकि ये 5-10 सालों से इसका कोई रिएक्शन हुआ नहीं था, कोई इसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा इसके अंदर इसके नंबर्स नहीं बढ़े थे, इस कारण से इसके अगेंस्ट में जो, जैसे मुझे आज H3N2 होगा तो इसके अगेंस्ट मेरी जो इम्यूनिटी होगी वो कुछ समय तक रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। तो ये लंबे समय तक नहीं था। इससे लोगों में अभी इसकी इम्यूनिटी अडल्ट में नहीं है, जिसके कारण से ये इतना व्यापक रूप से फैल रहा है। सो इसके लिए घबराने की कोई बात, पैनिक होने की बात नहीं है। जहां तक बात है इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने की, तो इम्यून सिस्टम को हम इम्प्रूव केवल ऐसे किसी चीज से कर नहीं सकते। जो इम्यूनिटी है वो तो है, बस जो हमारे जो हम जो मेडिकेशंस ले रहे हैं जो डिफरेंट डिजीजेस की, उसको प्रॉपर करें, ढेर सारा अपने डाइट पे अपने को ध्यान रखें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉक करें। इसी से जो हमारा रिएक्शन होता है इम्यून का, वो एक लेवल तक स्टैंडर्ड रहता है। डॉक्टर आशीष, एक बड़ी अजीब सी बात है, जिस देश में पहले इस तरह होता था कि डॉक्टर बता देते थे ये लाल गोली सुबह खा लेना, पीली गोली शाम को खा लेना और ये लाल वाला मिक्सचर ले लेना, दवाओं के भी रंग से पहचाना जाता था। उस देश में अब लोग म्यूटेंट पे बात कर रहे हैं, वेरिएंट पे बात कर रहे हैं।
आईफोन तो है नहीं, बहुत हम गंभीर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे फोन के उससे समझे तो आईफोन का जैसे 14 है, प्रो मैक्स है, इस तरह फोन के वर्जन पे जैसे बात होती है, अब लोग कोविड के वर्जन पे बात करते हैं, ये कौन सा वेरिएंट है। तो अब ये कैसे पहचाना जाए, ये इतना घातक है, ये इससे ज्यादा घातक नहीं है, जानलेवा नहीं है, आप हालांकि बता रहे हैं कि जानलेवा नहीं है, फिर भी कहाँ सतर्क रहने की जरूरत है, और ये म्यूटेंट कैसे, वेरिएंट कैसे पहचानते हैं। देखिए, जैसे अब अगर हम इस बार के H3N2 की वेरिएंट की बात करें, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता रहता है, जिससे नए वायरसेस के नए स्ट्रेन बनते रहते हैं। कुछ स्ट्रेन कम्युनिकेबल होते हैं, जैसे ये स्ट्रेन बहुत कम्युनिकेबल है। आपने देखा होगा अगर घर में किसी एक को भी कोई प्रॉब्लम हुई है, घर में सबको ही हो रही है प्रॉब्लम, तो ये स्ट्रेन से एक कम्युनिकेबल स्ट्रेन जो होता है, और दूसरा हो सकता है वो कितना घातक है, तो ये स्ट्रेन घातक नहीं है। आपने देखा होगा कोविड-19 जब हमने बात किया था, तो जो डेल्टा वाला था वो कम्युनिकेबल इतना नहीं था, वो घातक ज्यादा था। जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल था, उसमें इतना ज्यादा घातक नहीं था। तो इस तरीके से हम दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, कम्युनिकेबल क्या है और ससेप्टेबिलिटी क्या है। तो जो ये वायरस है ये कम्युनिकेबल तो है, पर बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं देगा। अब जब भी जैसे किसी पेशेंट का स्वैब होता है, देखिए कैसे पता चलता है। हम लोग तो बहुत रूटीनली इंडिया में तो नहीं कराते, जब भी वायरल डिजीज होता है, जब भी आप स्वैब के लिए भेजते हैं इन्फ्लुएंजा के लिए, तब जब भी वो लोग करते हैं तो वो H1N1, ये H1N1 आ सकता है इस स्वैब में, उस स्वैब में H3N2 आ सकता है। तो जब भी आप इन्फ्लुएंजा के लिए स्वैब भेजते हैं तो ये सारे टेस्ट होते हैं, और कोविड-19 के लिए भेजते हैं तो कोविड-19 के टेस्ट होते हैं। ये दोनों टेस्ट अलग होते हैं, दोनों पेशेंट के लिए हमें अलग स्वैब भेजना पड़ता है। तो जब अभी हमने देखा 15 दिनों में जब ये स्वैब गए, तो पाया गया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये H1N1 नहीं था, ये H3N2 था। तब पता चला कि हाँ, एक नया जो वायरस स्ट्रेन जो पुराना शांत बैठा हुआ था, वो वायरस की स्ट्रेन बढ़ के आ रही है। तो इसी तरीके से जब हम टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें हमारा ऐसा क्या है, और ऐसे केसेस में जब बहुत लंबे समय तक इलनेस हो रही है तो टेस्ट भी कराना चाहिए, इससे पता भी चल सकता है कि हमारे में कौन सी स्ट्रेन चल रही है। आप कह रहे थे लंबे वक्त में, लेकिन क्या आप सिर्फ पैसे की वजह से नहीं करा रहे हैं, या करा लेना चाहिए, क्योंकि कोविड में हमने देखा स्थिति एक वक्त में इतनी भयावह हो गई कि इससे कम से कम संक्रमण में लोग ना आए, वो स्थिति देखनी चाहिए। तो ये क्या उस ओर बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक ही जगह पर सब लोग बीमार पड़ते रहेंगे तो उससे बाकी चीजों पर असर तो आएगा ही। देखिए, जो सर ने बोला मैं उसको एग्री करता हूँ कि कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। तो इनिशियली टेस्ट कराने का कोई लॉजिक ना हो अनटिल अनलेस हमें अगर इस टेस्ट की कोई भयावह दिख रही हो। जब हम देख रहे हैं कि नॉर्मल रूटीन सा अपर रेस्पिरेटरी है, साइनोसाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, ये इन्वॉल्व कर रहा है, क्लिनिकली हमको समझ में आ रहा है कि ये यही है, तो हर बार अननेसेसरी टेस्ट कराने से कोई लॉजिक इसके अंदर होता नहीं ना। हमको ये मान के ही चलना चाहिए कि ये H3N2 या ऐसा कोई इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है, जिसके लिए हमें थोड़ा आइसोलेशन रखना चाहिए। जो घरेलू उपचार हैं, जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड को इंटेक को आप ज्यादा बढ़ाइए, अपना सिम्टोमेटिक जो पीसीएम ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरेटिव टेस्ट कराने के लिए। हाँ, ये बहुत लंबे समय तक खिंच गया, क्योंकि तब उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कहीं H1N1 ना हो रहा हो या कोई और वेरिएंट इसके अंदर ना हो रहा हो। तो ऐसे केसेस में लेट स्टेजेस में टेस्ट की तो कोई वैल्यू है, अर्ली में तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। और अभी तक आईएमए ने भी बोला नहीं ना कि बहुत आगे सर चढ़ के, जैसे हम कोविड में बोलते थे आप तुरंत ही टेस्ट कराइए। क्यों? कोविड का क्योंकि जितनी ज्यादा हम टेस्टिंग करेंगे तभी हम डिजीज को कंटेन कर सकते हैं। पर ये जो वायरस है ऑलरेडी पूरे सर्कुलेशन में हो चुका है, अभी तो सबको हो ही चुका है, अब कंटेन करने का कांसेप्ट तो रह ही नहीं गया इस केस में। तो इस केस में टेस्ट अर्ली कराने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। डॉक्टर आशीष, आपसे वही सवाल कि ब्रोंकाइटिस के मरीज आ रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा खांसी भी लंबे लंबे वक्त तक जो है, बुखार आपका उतर भी जाए तो एक एक महीना लग रहा है लोगों को खांसी से निजात पाने में। देखिए क्या है इस वायरस में ना, एक चीज होती है इसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। जब भी हमें साइनोसाइटिस होता है तो जो सिक्रीशंस होते हैं हमारे, जो साइनस में जो सिक्रीशन जमा होते हैं, वो ड्रॉप ड्रॉप करके गले में गिरते हैं। जब वो गले में हम बहुत ज्यादा कॉफ करने की कोशिश करेंगे, बच्चों में उल्टियां आने चालू हो जाती है, अडल्ट्स में ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, वो हम लोग को ऑस्कल्टेशन में मिलने लग जाता है। तो जो इसमें ब्रोंकाइटिस है ये उन्हीं पेशेंट में हो रहा है जो पेशेंट ऑलरेडी चेस्ट के पेशेंट हैं, या जो पेशेंट एलर्जिक है, या जो पेशेंट अपने एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उन्हीं में ये प्रॉब्लम ज्यादा मिल रही है। नॉर्मल में लोगों में भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, जैसे जो पोस्ट कोविड लंग्स हैं वो भी थोड़ा सा, उनमें भी एनाटॉमिकल थोड़ा तो डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो उसके अंदर भी जो ये पोस्ट नेजल ड्रिप है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है। जहां तक बात है दूसरा क्वेश्चन जो वैक्सीन का था, जी वैक्सीन तो हम लोग 15 साल से कम में या 60 ईयर्स के ऊपर में सबको हम लोग बोलते हैं फ्लू शॉट एनुअली लगाना चाहिए, जो कि रिकमेंडेड है हर जगह की गाइडलाइंस है।
सेकेंडली जो पेशेंट जो भी जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जो डायबिटिक है, किडनी पेशेंट, जो हार्ट पेशेंट, जो अपने कीमोथेरेपी पे, उनको भी एनुअली ये वैक्सीन फ्लू शॉट्स लगाना चाहिए। और जब भी आप वैक्सीन लगवाएं तो क्वाड्रीवैलेंट, जिसमें 4 स्ट्रेन वाले वैक्सीन होते हैं, उसको ही लगाना चाहिए। जो एस्थमेटिक पेशेंट या सांस के पेशेंट है, उनको भी ये वैक्सीन हर साल एनुअली लगाना चाहिए। और हमने तो ये भी देखा कि कोविड के समय में इस वैक्सीन में क्रॉस इम्यूनिटी आई थी, मतलब क्योंकि ये भी एक तरीके का वायरस था, इसके अगेंस्ट में जो नॉन स्पेसिफिक बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, उसने भी फाइट किया था कोविड से लड़ने के लिए बहुत से पेशेंट्स में। इसलिए जो वैक्सीनेशन फ्लू लास्ट कमेंट डॉक्टर आशीष और डॉक्टर राजीव जी आप सब से लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने कोविड देखा है, पूरे देश ने कोविड की त्रासदी देखा है, इसलिए लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। इस वायरस के लिए आप क्या सीख देंगे कि घबराना नहीं है, या प्रिवेंटिव मेजर कम से कम बाहर आने जाने के लिए, जैसे मास्क एक बहुत बड़ी जरूरत होता है, ऐसे में बाहर आने जाने के लिए क्या प्रिकॉशन अभी लोगों को बरत लेना चाहिए? मुझे लगता है कि क्राउडेड प्लेस से बचना चाहिए और इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही ज़्यादा है, तो इसमें परहेज रखें, क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं, हाइजीन का ख्याल रखें, बहुत सारा परहेज करें और नेचुरल चीज़ें लें, जैसे विटामिन सी का प्रयोग करें। इसमें च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं, आंवला की यूज कर सकते हैं, ये सब आपको मदद करेगी। डॉक्टर आशीष? डेफिनेटली पैनिक होने की कोई बात नहीं ना। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 से 15 दिन में ये स्ट्रेन का जो इतना सब लोगों को हो जाएगा, ताकि लोगों में इसकी इम्यूनिटी आ जाएगी, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सेकेंडली इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं है, मतलब ये आगे चल के लंग में फाइब्रोसिस या अपर साइनसेस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं करने वाला है, तो घबराने की बात नहीं ना। जो मेजर हम लोगों ने अभी डिस्कस किए उसको फॉलो करें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जुड़ने के लिए।